बच्चों इससे पहले हमने स्टडी किया था यानी कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर रोलिंग मोशन काइनेमेटिक्स। तो उसमें देखा था हमने टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v होती है और इस पॉइंट की वेलोसिटी v v यानी कि √2v होती है और इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है। उसके बाद हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन क्या आ रही थी हमारी हाफ m vcm² 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर के स्क्वायर क्या था रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अब देखते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोलिंग बॉडी। तो हमने एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने लिखा था एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑब्जेक्ट का लिखा था आरसीएम प्लस मोमेंटम। ओके, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं यानी कि पोजीशन ऑफ आरसीएम इंटू एम इंटू वीसीएम, यानी कि हम सेंटर ऑफ मास को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो उसका हम क्या लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इस तरह से। और रोटेटिंग बॉडी का हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा था आई इंटू ओमेगा। तो रोलिंग बॉडी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, लेट से एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी आएगा यानी कि आई इंटू ओमेगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आईसीएम बोल सकते हो इंटू ओमेगा। ये आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एल, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी हो जाएगा। ओके, तो हमने बच्चों रोलिंग मोशन इज कंसिडर्ड एज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग विल बी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग अगर हम कहेंगे तो एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेशन हम क्या कहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास यानी कि इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी सेंटर ऑफ मास। तो इस पूरी बॉडी को फॉर ट्रांसलेशन मोशन हम कंसीडर करेंगे कि पूरा मास सेंटर पर लोकेटेड है और ये v वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो ट्रांसलेशन में इसको एक पॉइंट मास मानेंगे तो इसका पॉइंट मास की तरह एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आर सी एम पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एम इंटू वी सी एम। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन में हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन में यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी रोटेशन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम, दैट कैन बी रिटन एज आई सी एम इंटू ओमेगा। ये हम एंगुलर मोमेंटम फॉर रोलिंग लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फॉर रोलिंग। ओके, तो बच्चों अगर ये प्योर रोलिंग रही तो हमने इन जनरल ये रोलिंग के लिए लिखा। अगर ये प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग में हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आप क्या लिख सकते हैं, आर सी एम इंटू एम इंटू वी सी एम, ये लिख सकते हैं। और आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे कि यहां पर हम आई सी एम इंटू ओमेगा लिखें और बाद में आप ओमेगा को ओमेगा इंटू आर को यानी कि ओमेगा इंटू आर इक्वल्स टू वी सी एम से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब यहां पर दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट है ओ और एक पॉइंट है पी। इस फिगर को हम कॉपी कर लेते हैं, इस फिगर को कॉपी करके तो यहां पर अभी हम लिखना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ अगर हम लिखना चाहेंगे तो बच्चों ये देखेंगे पहले ट्रांसलेशन का पार्ट लिखेंगे फिर रोटेशन का। तो पहले हमारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट आएगा और फिर रोटेशन वाला पार्ट आएगा। ओके, तो ओ के अबाउट अगर लिखेंगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे।
पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे जैसे मूव हो रहा है आप ये देखेंगे कि ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन जैसी दिखेगी। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं आर, यानी कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, ये मोमेंटम का डायरेक्शन होगा और यहां से आर परपेंडिकुलर होगा। तो इसको हम आर सी एम इंटू एम इंटू वी सी एम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं आई सी एम इंटू ओमेगा। ओके, आर सी एम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये देखेंगे ये कितना आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपका आ जाएगा कैपिटल आर इंटू एम वी सी एम, ये आपके पास आ जाएगा। और आईसीएम ओमेगा को आप इसको लिख सकते हो एम के स्क्वायर, इसके सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन एज एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा। और बच्चों अगर यहाँ पर प्योर रोलिंग हम कंसीडर कर रहे हैं तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, वी सी एम बाई आर, ये लिख सकते हैं। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि m इंटू वी सी एम, एम इंटू वी सी एम इंटू आर अगर यहां पर कॉमन ले तो ये आ जाएगा 1। और आप यहां पर देखेंगे m इंटू वी सी एम तो है, तो एक r से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिवाइड करेंगे, तो अपने पास यहां पर ये आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी की तरह आ गया है। अब लेकिन ये पॉइंट किसके अबाउट लिया है, ओ के अबाउट लिया है। तो ये क्या आ गया है, एम वी सी एम इंटू आर 1 + k² बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इसमें अगर हमें एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी लें, अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी लेंगे तो पी के अबाउट अगर देखेंगे तो ये आपका आर वेक्टर होगा, दिस इज आर वेक्टर। ओके, सो कैन बी रिटन एज आर वेक्टर, आर यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पी, पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पी क्रॉस एम इंटू वी सी एम। और दूसरे टर्म में बच्चों कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ये रहेगा। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज आर परपेंडिकुलर इंटू एम वी सी एम वी सी एम इंटू आई सी एम इंटू ओमेगा। तो बच्चों ये आपका मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ये मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ये आर है तो आर परपेंडिकुलर कितना होगा, ये होगा। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज नहीं होगी और ये अगर स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, ये अगर स्ट्रेट लाइन में मूव किया है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम और ये इसकी वैल्यू हमेशा कैपिटल आर रहेगी। तो इसको भी अगेन हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एम वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। दूसरी चीज नोटिस करने वाली ये है कि अगर पी पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ये यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो यानी कि ये आपका क्लॉकवाइज आएगा। और दूसरा आप देखेंगे कि ये रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। बच्चों हमें कुछ ऐसी कंडीशन दी जाए कि ये एक सर्कुलर बॉडी है, हो सकता है ये सिलेंडर हो, स्फीयर हो या डिस्क हो, और ये आगे की तरफ मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट, और इसका रोटेशन आप देखेंगे दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ओमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और यहां पर वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट ये दी हुई है। तो अब हमको क्या निकालना है, आपको हमको यहां पर निकालना है, यानी कि हम मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे अबाउट पॉइंट ओ। अगर पॉइंट ओ के अबाउट देखेंगे तो ये जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो इसकी लोकेशन सेंटर ऑफ मास की कुछ इस तरह से होगी, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता नजर आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं दैट इज आर सी एम क्रॉस एम इंटू वी सी एम प्लस आई सी एम इंटू आई सी एम इंटू ओमेगा, ये रहेगा। अब यहां पर देखोगे कि बच्चों ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो इसको आरसीएम, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आरसीएम की वैल्यू कैपिटल आर यानी कि इसका रेडियस हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं आर, और ये एम इंटू वी सी है।
अब बच्चों ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल सकते हैं। और यहां पर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला टर्म ओमेगा की डायरेक्शन में होता है, आप इसको लिख सकते हो आईसीएम इंटू ओमेगा। ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर ये हमने पॉजिटिव तो लिखा है, लेकिन क्योंकि ओमेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, दैट इज आईसीएम इंटू ओमेगा। तो ये हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, इसको हमने पॉजिटिव लिया है और ये नेगेटिव लिया है। सो दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यानी कि अगर इसको माइनस में लिख रहे हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख रहे हैं। तो दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कंसीडरिंग दिस टू बी पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो ये आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। अब बात आती है कि अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी लिखे, तो अगेन यहां से आप पॉइंट लेंगे और ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पी क्रॉस m इंटू v, और ये वेलोसिटी क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अब यहां पर देखेंगे और दूसरा टर्म हमारा i इंटू ओमेगा आता है। अब इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ये देखेंगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी ये आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता हुआ नजर आएगा। तो इसको ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अदरवाइज आप आर क्रॉस पी से भी देख सकते हैं, क्योंकि आर वेक्टर ये होगा, पी वेक्टर ये होगा, मोमेंटम के डायरेक्शन। और आप राइट हैंड थंब रूल से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि आर क्रॉस पी, तो वो इनटू द प्लेन आएगा, और इनटू द प्लेन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको दिस कैन बी रिटन एज आर परपेंडिकुलर इंटू एम इंटू वी सी एम, प्लस यहां पर ओमेगा आई इंटू ये ओमेगा माइनस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज अगर कंसीडर करेंगे तो माइनस डायरेक्शन। अगेन आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी कैपिटल आर की तरह आ जाएगी, इंटू एम वी सी एम। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरा टर्म आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको नेगेटिव करके हम देखेंगे। दिस इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपका रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट सेंस में हो जाता है, तो ये टर्म आपका नेगेटिव आ जाता है। अगर ये उसी सेंस में रोटेशन होता है, तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है बच्चों। काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन देखा, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन देखा और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग मोशन देखा। अब हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। डायनेमिक्स में हम फोर्स की और टॉर्क की बात करेंगे। लेट्स से फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज यानी कि म्यू इज सफिशिएंट टू अवॉइड एनी स्लिपिंग, यानी कि यहां पर कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। ओके, तो बच्चों यहां पर कोई भी ओमेगा और वी जैसी चीज तो है नहीं। तो अगर आप ये इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, ओके, तो इसका मास हम m मानते हैं और इसका रेडियस r और रेडियस ऑफ जायरेशन k मान लेते हैं अबाउट सेंटर। तो बच्चों यहां पर दिस इज अ रफ सरफेस, दिस इज अ रफ सरफेस, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, लेट्स से, एंड म्यू इज सफिशिएंट एनफ। तो अगर आप इसको यहां से खींच रहे हो, तो यहां पर स्लिपिंग नहीं होगी। स्लिपिंग नहीं होगी, इट मींस देयर विल बी अ रोलिंग, दैट इज प्योर रोलिंग। अगर स्लिपिंग नहीं है, तो उस केस को हम बोलेंगे प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में बच्चों यहां पर हम दो इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले ट्रांसलेशन मोशन की तरह इक्वेशन लिखेंगे और फिर रोटेशन की। अच्छा बच्चों, इसको आप देखेंगे कि अगर यहां पर फोर्स लगाई जा रही है, तो इस बॉडी की टेंडेंसी होगी आगे जाने की, इस बॉडी की टेंडेंसी होगी आगे जाने की। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रिक्शन फोर्स को पीछे की तरफ अज्यूम कर लेंगे। हमने फ्रिक्शन कहां अज्यूम कर लिया, पीछे की तरफ अज्यूम कर लिया। तो एक इक्वेशन हमारी ट्रांसलेशन मोशन की होगी, दिस इज अ ट्रांसलेशन मोशन, और उसमें हम बोल सकते हैं दैट इज एफ नेट, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हम लिख सकते हैं। और इससे हमारे पास क्या आएगी, नेट फोर्स क्या होगी बच्चों, फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू एम इंटू ए सी।
ये आपके पास एक इक्वेशन आएगी। दूसरी इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, दूसरी रोटेशनल मोशन की होगी, रोटेशनल मोशन। तो बच्चों क्योंकि हर पॉइंट इसका डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम इसमें टॉर्क हम हमेशा टाउ अबाउट सी एम, हम सेंटर ऑफ मास लेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्यों हम सेंटर ऑफ मास के टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ये हम इक्वेशन यूज करेंगे। तो टॉर्क को हम देख सकते हैं, देखो टॉर्क अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो एफ इंटू आर, ये टॉर्क लगेगा, और इसका एफ इंटू आर, तो इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज होगा और फ्रिक्शन की वजह से भी क्लॉकवाइज होगा। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट दे आर प्रोवाइडिंग इन द सेम डायरेक्शन, टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन। सो यू कैन से एफ आर प्लस फ्रिक्शन एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई सी एम इंटू अल्फा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन बच्चों हम कहां से आएंगे, तीसरी इक्वेशन के लिए हमें यानी कि प्योर रोलिंग की हम कंडीशन लगाएंगे। प्योर रोलिंग होने पर हमने स्टडी किया था बच्चे, जब हमारा ओमेगा और वी नहीं होता है तो यानी कि आपकी ए सी एम मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां से आर को आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करेंगे तो एफ प्लस एफ इक्वल्स टू आई सी एम ओवर आर इंटू अल्फा आ जाएगा। ओके, अब बच्चों यहां पर अल्फा को हम ए सी एम बाई आर भी लिख सकते हैं, तो आपको इसको फर्दर मॉडिफाई करोगे आर, और यहां पर इसको ए सी एम बाई आर ये लिख दोगे, और आपके पास ये आ जाएगी एफ प्लस एफ। लेट से इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ओनली, लेट से यू कैन से इट इज थर्ड इक्वेशन। ओके, तो आप फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू मिल, फ्रिक्शन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आपको यहां पर यानी कि आपके पास दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2f इन लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आएगा m इंटू ए सी एम प्लस, ये आपके पास आएगा आई बाई आर स्क्वायर आई सी एम बाई आर स्क्वायर इंटू ए सी एम, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप ए सी एम को इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2f, यानी कि 2f डिवाइड बाई m प्लस आई सी एम बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, तो ये आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ये बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आने के बाद आप यहां पर इसको, आपको क्या निकालना है, यहां पर फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। देखो अल्फा तो यहीं से आ जाएगा आपके पास, अल्फा अगर करोगे तो कैन बी रिटन एज ए सी एम बाई आर, सिंपली ये आ गया। बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, एफ प्लस एफ अपॉन एफ माइनस एफ, ये हमें मिलेगी, और यहां पर आपको मिलेगा आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए सी एम, और फर्स्ट इक्वेशन में मिलेगा आपको m इंटू ए सी एम, ए सी एम आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू आई बाई एम आर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे, तो यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2f ओवर 2 स्मॉल f, और यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये मिल जाएगा i प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे, और यहाँ पर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को हम माइनस कर देंगे i बाई एम आर स्क्वायर, यहाँ से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अब जब फ्रिक्शन आप निकालने जाएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी आई माइनस एम आर स्क्वायर, ओके, ओवर आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर टाइम्स एफ, एफ के टर्म्स में आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू आ चुकी है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के टर्म्स में आ चुकी है। तो आप विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन,
विदाउट कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन आप एफ के टर्म में डायरेक्ट फ्रिक्शन निकाल सकते हो। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये दो चीज रिमाइंड करने वाली है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो जनरली हमारा क्या आता था, एफ बाई एम आता था, लेकिन यहां पर चूंकि एक फ्रिक्शन है तो हमारा क्या आता है 2F/m, और यहां पर ICM/r², ये टोटल एक्सेलरेशन आएगा। और यहां पर फ्रिक्शन को इंक्लूड किया हुआ है हमने। ओके, तो फ्रिक्शन की वजह से इसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है। दूसरा, यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू आपको एफ के टर्म्स में डायरेक्ट मिल जाती है विदाउट कैलकुलेटिंग ACM। आप एफ के टर्म में डायरेक्ट आपका फ्रिक्शन निकाल सकते हो। बच्चों इस एग्जांपल में देखते हैं, यहां पर पूछा गया है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स if the force F applied on the topmost point of, फर्स्ट में पूछा हुआ है रिंग और सेकंड में होलोस्फीयर। यानी कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो दिख रही है, पहले आपको रिंग कंसीडर करना है, दूसरे केस में आपको होलोस्फीयर कंसीडर करना है, और ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको पहले क्या निकालना है, पहले तो आपको फ्रिक्शन निकालना है दोनों केसेस में, और आपको डायरेक्शन निकालना है। तो बच्चों हमने फ्रिक्शन की जो वैल्यू निकाली है, फ्रिक्शन की वैल्यू हम याद कर लेते हैं, यहाँ पर I - mr² ओवर I+mr² इंटू एक्सटर्नल फोर्स F, ये आया है टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए। तो अब यहां पर देखोगे कि I की वैल्यू हमारी, I की वैल्यू रिंग के केस में, हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, फर्स्ट केस इज रिंग। रिंग में अगर हम कंसीडर करें तो I इक्वल्स टू mr², I इक्वल्स टू mr² होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू जैसे हम mr² माइनस mr², और यहाँ पर mr² प्लस mr², ये 2mr² हो जाएगा इंटू एफ, ये देखेंगे। तो आप ये देखेंगे न्यूमरेटर जीरो आ जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यानी कि अगर एक रिंग है और रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाई जाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होते ही आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सीधे लिख सकते हो F/m। अब दूसरी बात यहां पर, दिस इज फॉर प्योर रोलिंग, दिस इज फॉर प्योर रोलिंग। अब अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो और फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, तो यानी प्योर रोलिंग कैन अकर ऑन स्मूथ सरफेस एज वेल। इसको स्मूथ सरफेस पर भी प्योर रोलिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि बच्चों यहां पर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अगर रिंग के केस में आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाते हो। तो ये रिंग ओनली ऐसा होगा क्योंकि आई की वैल्यू mr², यहां पर I - mr², ये जीरो सिर्फ रिंग के केस में आएगा। फॉर द रिंग, ओनली फॉर, इसको आप लिख सकते हो ओनली फॉर रिंग, ओनली फॉर रिंग। एक तो क्या है, एक रिंग होनी चाहिए और फोर्स आपकी कहां लगनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी जीरो। फॉर जीरो फ्रिक्शन इट कैन ऑल्सो हैव प्योर रोलिंग। तो यानी कि स्मूथ सरफेस पर भी ये प्योर रोल कर सकता है। सेकेंड केस हम कंसीडर करते हैं, सेकेंड इज हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर का बच्चों आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यानी कि 2/3 ऑफ mr²। तो हम हॉलोस्फीयर का फ्रिक्शन की बात करेंगे, दैट विल बी 2/3 mr² माइनस mr², और यहां पर 2/3 mr² प्लस mr² और होल मल्टीप्लाई बाई फ्रिक्शन। तो यहां पर आप देखेंगे 2/3 -1, तो ये आपको -1/3 आएगा, -1/3 mr², और डिनोमिनेटर में आपके पास ये 5/3 mr² आ जाएगा इनटू कैपिटल F। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये -F/5 वैल्यू आ जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -F/5। तो -F/5 आएगी, तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। और दूसरा दूसरा हमने जब इसका डेरिवेशन किया है तो क्या किया है, हमने पीछे की तरफ यहां पर फ्रिक्शन माना है, बट इसकी वैल्यू -F/5 आई है। अगर जिस डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया है उसकी डायरेक्शन में नेगेटिव आया है, यानी कि ये
फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब फ्रिक्शन कहाँ होगा? फ्रिक्शन विल बी, ये जो फ्रिक्शन हमने निकाला है ये क्या है, बैकवर्ड अज्यूम करके निकाला है, तो फ्रिक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर। अगर आप हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे तो इसके फ्रिक्शन कहाँ आएगा बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड होगा f/5। तो आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालने जाएंगे तो आप f, अब ये देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में, तो आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा f प्लस एफ डिवाइड बाई एम, यानी कि f प्लस एफ, कैपिटल F प्लस f/5 डिवाइड बाई एम, यानी कि 6/5 f/m। ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर roller of mass m being pulled on horizontal surface with force F parallel to the surface applied at its center। तो ये कहां पर अप्लाई की गई है? सेंटर पर अप्लाई। If the acceleration of cylinder is a and it is rolling without slipping then the find the value of F। यानी कि आपको a की वैल्यू दी हुई है, F की वैल्यू निकालनी। तो यहां पर बच्चों आपको फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर आपको ये दिया हुआ है सेंटर पर, ये आपको फोर्स दिया हुआ है। ओके, तो सेंटर पर ये फोर्स दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करेंगे? पीछे की तरफ फ्रिक्शन अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो आप पहली इक्वेशन लिख सकते हो F माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम, और टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो F का जीरो हो जाएगा बच्चों। तो आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ये फोर्स, तो इसका जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इसका टॉर्क आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो F इंटू आर इक्वल्स टू आई सी एम इंटू अल्फा, और इक्वेशन होगी अल्फा आर इक्वल्स टू ए सी एम, ये थर्ड इक्वेशन। अब यहां पर आपको क्या कर सकते हैं? आप यहां पर अल्फा को ए सी एम, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले तो आर को डिवाइड करोगे यहां पर, और अल्फा को आप ए सी एम बाई आर लिख देंगे। ओके, और ये सॉलिड सिलेंडर है तो आईसीएम की वैल्यू, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। एक डिस्क की तरह होता है सॉलिड सिलेंडर का, इस एक्सिस के अबाउट अगर सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो mr²/2 होगा। तो अब यहाँ पर mr²/2 आप ये पुट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी mr²/2 डिवाइड बाई r² इंटू ए सी एम। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये आपको m ए सी एम बाई 2 आ जाएगी। अब एक फर्स्ट इक्वेशन ये आई है और मॉडिफाइड सेकंड इक्वेशन ये आई है आपके पास। इन दोनों को अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करते हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास फोर्स इक्वल्स टू 3/2 इंटू एम इंटू ए सी एम आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली आपको 3/2 एम ए इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर, सिमिलर क्वेश्चन है। cylindrical roller of radius r and mass m pulled on a cricket pitch by a horizontal force, assuming rolling without slipping the angular acceleration of the cylinder। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा जो पिच के ऊपर रोलर रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, और इसको पुल करने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे लगे होते हैं दोनों साइड में। ओके, यहाँ पर आपका दूसरी साइड में भी लगा होता है, इसको आप पुल कर रहे हैं। तो यानी कि ये फोर्स जो अप्लाई की जाती है वो सेंटर पर ही की जाती है। तो अगेन इसको आप ऐसे ही कंसीडर करेंगे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे। आप इक्वेशन लिखेंगे दैट इज F माइनस एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम, पहली एक इक्वेशन आएगी। दूसरी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू F इंटू जीरो प्लस F इंटू आर,
ये आएगी, और इसकी वैल्यू आप ये लिख सकते हो ICM इंटू अल्फा, और अल्फा आर इक्वल्स टू ACM। तो यहां से अल्फा की वैल्यू ACM बाई आर आप लिख सकते हो, और ICM की वैल्यू आपके पास सॉलिड सिलेंडर की हो जाती है mr² बाई 2, ये हो जाएगी। अब ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो आप F को पहले लिखोगे ICM बाई आर, और A को, अल्फा को आप ACM बाई आर लिख दोगे। यानी कि ये हमने R इसको डिवाइड कर दिया, और अल्फा को यहां से ACM बाई आर पुट कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा F इक्वल्स टू ICM बाई आर स्क्वायर। ICM बाई आर स्क्वायर आप देखोगे तो ये m/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दिस इज mr²/2, और ये आर स्क्वायर है, और ये ACM करोगे तो ये आपके पास MACM/2 आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे, तो दोनों को ऐड करोगे तो F की वैल्यू आपके पास 3/2 m इंटू ACM आ जाएगी। यानी कि यहां से ACM की वैल्यू आपके पास 2F/3 m, ये आ जाएगी। और अल्फा की एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें, यानी कि ACM डिवाइड बाई आर, यानी कि 2/3 F/mr, ये वैल्यू हो जाएगी। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे यहां पर इसका आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, यानी कि इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन होगा, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहां पर इंक्लाइन प्लेन का हमने थीटा माना हुआ है, इंक्लिनेशन थीटा। ओके, अब ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस r है, और k इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर वी कैन राइट एज mk², ये सेंटर। तो बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर सेंटर पर दो फोर्स लगती हैं। इसका एक कंपोनेंट, यानी कि ये फोर्स होती है mg, और इसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा पैरेलल टू द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन आ जाता है, और ये आपको आ जाता है mg cos थीटा along the direction of normal, mg cos थीटा, ये आ जाता है। ओके, तो आप देखेंगे इसकी टेंडेंसी यहाँ पर नीचे मूव करने की होगी, तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ अज्यूम कर लेते हैं। लेट से फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एनफ, अगेन यहाँ पर हम ये कंडीशन बोलेंगे, दिस इज फ्रिक्शन इज sufficient enough to avoid any slipping, यानी कि यहां पर कोई भी स्लिपिंग हमारी नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस केस में हम देखेंगे यहां पर mg sin थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो इसमें रोलिंग में बच्चों सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन लिखेंगे? सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन में आप देख सकते हो कि इसको यहां पर पुल करने वाली mg sin थीटा, रोकने वाली f। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू m इंटू ACM, ये आ जाएगी। ओके, दूसरी इक्वेशन आप यहां पर देखोगे, दूसरी आप क्या करोगे, देखो इसका ACM आगे की तरफ होगा, तो यहां पर प्योर रोलिंग अगर कंसीडर करते हैं, फॉर प्योर रोलिंग ACM मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा, क्योंकि इसका ACM आगे की तरफ होगा, ACM आगे की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में हम ACM कंसीडर करेंगे, और इस डायरेक्शन में अल्फा होगा, अल्फा। तो इस पॉइंट का ACM आगे की तरफ होगा, और इस पॉइंट का अल्फा आर पीछे की तरफ होगा, और इस पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। तो जब वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी नहीं दे रखी होती है, तो हम एक्सेलरेशन से प्योर रोलिंग की कंडीशन ये ACM इक्वल्स टू अल्फा आर लगाते हैं। तो हम दूसरा हम इक्वेशन लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास यानी कि mg sin थीटा की तो जीरो हो जाएगा, mg sin थीटा mg cos थीटा की वजह से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, प्लस f इक्वल्स टू f इंटू आर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर एक सिर्फ फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि नॉर्मल और mg cos थीटा दोनों सेंटर से पास करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो ICM इंटू अल्फा।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि ये आपके पास हो जाएगी F इक्वल्स टू ICM डिवाइड बाई R, और अल्फा को हम ACM बाई R लिख देंगे। तो अगेन I को अगर हम m के स्क्वायर लिखें, क्या लिखें, m के स्क्वायर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर इंटू ACM, ये हो जाएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट रेड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, आपके पास आ जाएगा mg साइन थीटा इक्वल्स टू m ACM प्लस m के स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू ACM, ये आ जाएगा। m ACM दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, m ACM इज कॉमन, और यहां पर ये टर्म आ जाएगा 1 बाई के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के स्क्वायर रेडियस ऑफ जाइरेशन हमने बात करी है। एम एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एम एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास एम जी साइन थीटा, और आप इस एम को कैंसिल कर दोगे तो आप एसीएम की वैल्यू, एसीएम की वैल्यू क्या ले सकते हो, जी साइन थीटा। तो ये बच्चों इंक्लाइन प्लेन पर है, यानी कि 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे ACM इक्वल्स टू जी साइन थीटा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो जब बच्चों पॉइंट मास हुआ था, पॉइंट मास होता था तो हमारा एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता था, क्योंकि रेडियस ऑफ जाइरेशन हमारा के जीरो हो जाता है, तो आपका क्या आ जाता है, ACM इक्वल्स टू जी साइन थीटा। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि फ्रिक्शन होने के बाद भी, फ्रिक्शन होने के बाद भी यहां पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि फ्रिक्शन इसको रोटेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट there is no acceleration, no acceleration or velocity of point of contact, point of contact की कोई भी velocity और acceleration नहीं है। अगर point of contact की velocity जीरो है, implies हमने बोला है no slipping, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अगर बच्चों स्लिपिंग नहीं हो रही है तो हमारा जो फ्रिक्शन एक्ट होता है, फ्रिक्शन एक्ट होता है तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज नॉट ए काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी होता है तो यहां पर नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, ये बच्चों हमें याद रखना है। तो यहां पर जो भी फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है, और इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एसीएम, एसीएम हमारा आ गया है। तो अगर हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो फ्रिक्शन की वैल्यू है हमारी, दैट इज एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एसीएम, और एसीएम की वैल्यू हमने निकाली है जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से आप के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हो तो आपके पास ये आ जाएगी एम जी साइन थीटा, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहां पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 1, ये आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ये किस चीज की वैल्यू हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू। अब बच्चों फ्रिक्शन में अगर आपको लिमिटेशन ऑन कोफिशिएंट, लिमिटेशन ऑफ म्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करनी पड़े तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन म्यू एन, यानी कि फ्रिक्शन हमारा किससे कम होना चाहिए, फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन, और एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, एम जी कॉस थीटा होती है, एम जी कॉस थीटा होती है, तो यू म्यू एम जी कॉस थीटा से कम होना चाहिए। तो हमारा फ्रिक्शन कितना आया है बच्चों, ये हमारा फ्रिक्शन आया है। तो फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं दैट इज एम जी साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1, इट मस्ट बी लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एम जी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास म्यू की वैल्यू,
आपके पास आ जाएगा म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन टेन थीटा बाई 1 प्लस आपको आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यानी कि आपको मिनिमम म्यू इतना होना चाहिए। तो जैसे हमने ट्रांसलेशन मोशन के लिए बोला था म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन टेन थीटा, ये हमारे फ्रिक्शन के लिए होता है, तो इसमें स्लाइड नहीं करता है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग टू अकर। यानी कि अभी हमने बोला था फ्रिक्शन इज सफिशिएंट एनफ टू अवॉइड एनी स्लिपिंग, उसमें अगर हम म्यू की कंडीशन निकालनी चाहे तो म्यू न केवल टेन थीटा से, म्यू इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी, जैसे जैसे बॉडी होगी चेंज, यानी कि अगर आपकी रिंग होगी, लेट से दिस इज रिंग, लेट से अगर रिंग है, रिंग में बच्चों आप जानते हैं कि के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर आता है, के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टेन थीटा 1 प्लस 1 2, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन टेन थीटा बाई 2, ये कंडीशन होनी चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। अगर आप इसको डिस्क कंसीडर करते हैं, डिस्क में आपका के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2, ये आता है हमारा डिस्क के केस में। तो हमारी यहां पर कंडीशन क्या आ जाएगी, टेन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2, ये आर स्क्वायर बाई 2 आएगी। तो यहां पर ये देखेंगे ये आ जाएगी आपके पास टेन थीटा बाई 3, तो यहां पर म्यू आपका टेन थीटा बाई 3 से ज्यादा होगा। तो म्यू की कंडीशन जैसे जैसे बॉडी चेंज होगी वैसे ही आपकी म्यू की कंडीशन भी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होती जाएगी। तो आप अकॉर्डिंगली यहां पर देख सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। एसीएम भी हमने जो देखा है, एसीएम भी के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता जाएगा। अलग अलग बॉडी का अलग अलग एक्सेलरेशन, जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि के का फैक्टर आप देख रखे हैं डिनोमिनेटर में होगा। तो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, तो जिसका के ज्यादा होगा उसका आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम होगा, आप ये बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर बच्चों दिया हुआ है अ डिस्क एंड ए स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट masses रोल ऑफ ऑन टू inclined प्लेन। यहां पर दिया हुआ है of same altitude and length, which one of the two gets to the bottom of the plane first। यहाँ पर both reach at the same time depends on their mass, disk और sphere। यानी कि यहाँ पर डिस्क और स्फीयर दिए हुए हैं और इंक्लाइन प्लेन से दोनों को रोल किया हुआ है विद सेम हाइट। तो अब ये पूछा हुआ है डिस्क और स्फीयर में इंक्लाइन प्लेन से नीचे सबसे पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका इंक्लाइन प्लेन है, अगर आपके इंक्लाइन प्लेन है, दो इंक्लाइन प्लेन है, ओके, एक पर आपने, अब दोनों के रेडियस हैव द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है, तो हम एक और इंक्लाइन प्लेन यहां पर बना लेते हैं। एक हम दोनों का इंक्लिनेशन भी सेम, एल्टीट्यूड भी सेम, दे आर आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन, ओके। सो यहां पर एक डिस्क है आपकी और एक आपका स्फीयर है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये लेंथ दोनों की सेम होगी, दिस इंक्लाइन लेंथ जो होगी दिस विल बी सेम फॉर टू, दिस लेंथ विल बी सेम। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ कवर करनी है यहां पर। तो हम टाइम को बच्चों, अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मानते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जब नीचे आएंगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो हम एल लेंथ के लिए ये लिख सकते हैं हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, और टी को हम लिख सकते हैं 2l बाई ए का रूट, यानी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√a। यानी कि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। तो जिसका टाइम कम होगा वो पहले आएगा, तो यानी कि पहले जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, ओके। लेट से हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमने निकाला था जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमने निकाला था। तो अगर हम डिस्क की बात करें,
डिस्क के लिए हमारा के स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर बाई टू, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यहां पर एसीएम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी साइन थीटा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो 2g साइन थीटा बाई 3 आ जाएगा। और अगर हम यहां पर स्फीयर की बात करें, यहां पर एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में आपका के स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/5 आर स्क्वायर, ये होती है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो। तो यहां पर एसीएम की वैल्यू आ जाएगी दैट इज जी साइन थीटा 1 प्लस 2/5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 7/5, ये आ जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे 2/3 इज ऑलमोस्ट 0.66, ओके। और यहां पर ये देखेंगे 5/7 इज ऑलमोस्ट 0.7, तो ये 7 के आसपास है और ये 0.66 के आसपास है। तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन ज्यादा होगा सॉलिड स्फीयर का। स्फीयर का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो उसका टाइम कम लगेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? यहां पर स्फीयर आएगा। तो जिसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा उसका क्या होगा? उसका टाइम कम होगा। तो जिसका टाइम कम होगा वो सबसे पहले आएगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन इन दोनों में किसका ज्यादा है? इसमें स्फीयर का ज्यादा है। स्फीयर का ज्यादा है तो इसका टाइम कम होगा, ये पहले आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है a ratio of acceleration of solid sphere of mass m radius है rolling down an inclined plane at angle theta without slipping and slipping down inclined plane without rolling। तो एक बार विदाउट रोल कर रहा है, कोई रोलिंग नहीं है, तो सिंपल स्लिप डाउन होगा। तो अगर हम कहेंगे एक बार विदाउट स्लिपिंग है, तो विदाउट स्लिपिंग में, फर्स्ट विदाउट स्लिपिंग में अगर हम एसीएम कहते हैं तो वो रोलिंग का केस आता है और वो जी साइन थीटा, और यहां पर हम सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं दैट इज 1/k² बाई r²। सो के स्क्वायर इज 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर, सो वी कैन राइट k² बाई r² इज 2/5। तो ये कंडीशन आपके पास ये हो जाएगी दैट इज 5g साइन थीटा बाई 7, ये हो जाएगा। ये विदाउट स्लिपिंग हो गया। और स्लिपिंग की कंडीशन केस कंसीडर करेंगे तो स्लिपिंग में कोई रोलिंग नहीं होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सिंपली जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी साइन थीटा फोर्स लगेगा। अगर हम एसीएम इन केस वन, इसको केस वन बोल देते हैं, इसको केस टू बोल देते हैं, 1/ACM2 अगर यहां पर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5/7 जी साइन थीटा ओवर जी साइन थीटा। तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास 5/7, यानी कि इस केस में आपका दिस इज फ्रैक्शन, यानी कि ये 1 से कम है। तो जब रोलिंग होगी तब एक्सेलरेशन आपका कम होगा, और जब सिर्फ विदाउट रोलिंग स्लिप करेगा तब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो आपका ये रेशियो आ जाएगा 5/7। दिस विल बी योर आंसर।